हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब बढ़िया होंगे। तो इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अंदर हम फुल फ्लैज क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर तीनों एक्टिविटीज आती हैं। इट मींस क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटीज का अगर क्वेश्चन बनता है तो आप किस तरह से उसको एग्जाम में अप्रोच करोगे। तो आओ देखते हैं विद क्वेश्चन नंबर 43। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप एग्जाम के लिए इसको स्किप मत करना, जरूर करके जाना। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो आपको। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ फाइन प्रोडक्ट्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022। तो आपको बैलेंस शीट दी हुई है फाइन प्रोडक्ट्स लिमिटेड की, ठीक है। सबसे पहले आपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये कसम खा लेना कि आपने चेक करना है करंट ईयर कौन सा है और प्रीवियस ईयर कौन सा है। कई बार एग्जाम में क्या होता है ना, वो जानबूझ के आपको शफल करके देता होता है। आपको करंट ईयर पहले दे देगा या प्रीवियस ईयर बाद में दे देगा, या प्रीवियस ईयर पहले दे देगा करंट ईयर बाद में दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए करंट ईयर कौन सा है और प्रीवियस ईयर कौन सा है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अपना जो करंट ईयर है वो है 31 मार्च 2022 और अपना जो प्रीवियस ईयर है ना वो है 31 मार्च 2021। तो सबसे पहले कसम खा लो, पता होना चाहिए। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप चेक कर लेना करंट ईयर कौन सा है और प्रीवियस ईयर कौन सा है। उसके बाद क्वेश्चन को वन बाय वन आपने आइटम्स को रीड करना है और किस तरह से आप उसको डील करोगे तो उसको भी पहचान लो। पहले आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रॉपर फॉर्मेट आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सी आइटम कौन सी एक्टिविटी में ट्रांसफ़र होगी, कौन सी एक्टिविटी में आप उसको लिखोगे। तो आओ रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि पहले थी 3 लाख और बाद में हो गई है करंट ईयर में 3.5 लाख। इट मीन्स आपने नई इक्विटी शेयर्स को इशू किया होगा, फ्रेश कैपिटल को इशू किया होगा। तो ये कहाँ जाएगा, ये आपके जाएगा फाइनेंस एक्टिविटी में, ठीक है सर। नेक्स्ट है अपने पास रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें आपको नोट नंबर 1 दिया हुआ है। जब भी आपके पास नोट नंबर दिया होगा ना, तो आपने क्या करना है, उसके जस्ट सामने जो अमाउंट लिखी हुई है उसको आपने क्रॉस कर देना है। वो अमाउंट आपके लिए काम की नहीं है। आपको अगर चेक करना है रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आ रहा है, तो आपको नोट नंबर 1 को रेफर करना पड़ेगा। तो आओ देखते हैं नोट नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। नोट नंबर 1 के अंदर आपको एक तो दिया हुआ है जनरल रिजर्व और दूसरा दिया हुआ है आपको सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले देख लो जनरल रिजर्व को आप कैसे डील करोगे। रिजर्व जो था वो पहले प्रीवियस ईयर में था 20,000 का। क्या था जी, 20,000 प्रीवियस ईयर में था और इस साल 30,000 यानी कि 30,000 का हो गया। इट मीन्स आपने क्या किया होगा, ट्रांसफ़र किया होगा रिजर्व में। और ये जो अपने अमाउंट है, जो आइटम है ट्रांसफ़र टू रिजर्व, ये कहाँ जाता है, ये जाता होता है अपने वर्किंग नोट के अंदर, जहाँ पे अपने फाइंड करते होते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जहाँ से हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, ठीक है सर। नेक्स्ट है अपने पास सरप्लस, दैट मीन्स बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये कौन सी आइटम है, ये है अपने पास प्रॉफिट फॉर द ईयर। और ये कैसे निकालते हैं, अपने करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। इट मीन्स 27,000 माइनस 18,000 करोगे तो आपके पास आएगा 9,000। और ये कहाँ जाएगा, ये भी आपके वर्किंग नोट में सबसे ऊपर जाएगा, जहाँ से आप स्टार्ट करते हो प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है सर। आगे नेक्स्ट आइटम अपने पास है ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी में। ये पहले थी 35 और बाद में हो गई है 53। इट मीन्स ये इंक्रीज हुई है। और जब भी आपकी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करते हो, ठीक है सर। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास अदर करंट लाइबिलिटी, जो पहले थी 8,000 और बाद में हो गई है 6,000। इट मीन्स इसमें डिक्रीज आया है, कमी आई है। और जब भी आपकी करंट लाइबिलिटी कम होती है तब आप इसको लेस करते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, डन सर। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविज़न और इसके आगे नोट नंबर लिखा हुआ है। तो आपके लिए ये वाली अमाउंट किसी काम की नहीं है, इसको आप क्रॉस लगा दो। आपको जाना पड़ेगा 2 नंबर नोट पे। तो आओ चेक करते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंदर क्या दिया हुआ है। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंदर आपको दिया हुआ है प्रोविज़न फॉर टैक्स। ये दिया हुआ है करंट ईयर का और ये दिया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर का। आपको पता होना चाहिए इसकी ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती तब उस केस में करंट ईयर का जो प्रोविज़न फॉर टैक्स होता है वो आपके वर्किंग नोट में ऐड करते हैं अपने। और जो अपने पास ये प्रीवियस ईयर का प्रोविज़न फॉर टैक्स होता है, इसे बाय डिफ़ॉल्ट हम ये मानते हैं टैक्स पेड में जाएगा। तो करंट ईयर वाला जो है वो जाएगा वर्किंग नोट में और जो आपका प्रीवियस ईयर वाला है वो जाएगा टैक्स पेड में, डन सर। इसके बाद अगली आइटम हमारे पास है
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इसका नोट नंबर 3 है। इट मीन्स हमारे लिए ये वाली अमाउंट किसी काम की नहीं है, इसके ऊपर आप क्रॉस लगा दो और आप जाओ नोट नंबर 3 पर। तो नोट नंबर 3 में हम जाएंगे तो वहाँ हमने देखा हमारे पास पहली आइटम दी हुई है लैंड एंड बिल्डिंग, जो थी पहले 1,10,000 की और अब हो गई है 57,000 की। इट मीन्स आपने सेल किया होगा किसको, लैंड एंड बिल्डिंग को, क्योंकि लैंड की वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती। अगर उसकी वैल्यू में कमी आ रही है तो इट मीन्स ये एज्यूम किया जाता है अभी आपने अपनी ज़मीन को बेचा होगा। तो ये जो 1,10,000 से 57,000 हुई है, इट मीन्स आपने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया होगा और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ये इनफ्लो होता है। ठीक है सर। और अगली आइटम है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 90,000 से 1,91,000 हो गई है। इट मीन्स आपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी को परचेज किया होगा और ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा एज आउटफ्लो। ठीक है सर। नेक्स्ट आइटम देखते हैं अपने। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए की है, पहले थी ये 10,000 और बाद में हो गई है 35,000। इट मीन्स आपने नई इन्वेस्टमेंट परचेज की होगी, तो ये भी कहाँ जाएगा, ये भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। आपने परचेज किया है नया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज पहले थी 57,000 की और बाद में हो गई है 39,000 की। इट मीन्स आपकी इन्वेंट्रीज की वैल्यू में कमी आई है और जब भी करंट असेट्स कम होते हैं तब आप क्या करते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ऐड करते हो। ठीक है सर। नेक्स्ट आइटम है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल पहले थे 75,000 के और बाद में हो गए हैं आपके पास 1,08,000 रुपये के। इट मीन्स ट्रेड रिसीवेबल आपके इंक्रीज हो गए हैं, तो आप क्या करोगे, आप इसको लेस करोगे अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। और लास्ट में हमें दिया हुआ है कैश एंड बैंक बैलेंस। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है और इसको आप कैसे डील करोगे, इसको आप क्वेश्चन में देखोगे। बिल्कुल लास्ट में जो ओपनिंग बैलेंस है उसे आप ऐड कर दोगे और आपका जो फाइनल आंसर होगा ना वो आपका क्लोजिंग बैलेंस से मैच हो जाएगा। कैश एंड बैंक बैलेंस किसका पार्ट होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। इसका इम्पैक्ट क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में आता है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा ये चीज़। तो देखो हमने सारा क्वेश्चन रीड कर लिया और चेक कर लो क्या हमारे पास कोई एडजस्टमेंट है क्या क्वेश्चन में। अगर हमारे पास क्वेश्चन में एडजस्टमेंट होती है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट के अंदर उस एडजस्टमेंट को नोट डाउन करना पड़ता है। तो आप एक रूल बना लो, सबसे पहले आप एडजस्टमेंट को डील करोगे, उसके बाद जो आइटम बच गई, जो आइटम्स आपको बैलेंस शीट में दी हुई है, 1 बाय 1 आप उसकी पोस्टिंग करोगे। नोट में भी दिया हुआ है प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी फॉर द ईयर 31 मार्च 2021 एंड 31 मार्च 2022 वर 39,000 एंड 45,000। तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों में से आपके लिए कौन सी चीज़ काम की है और कौन सी चीज़ काम की नहीं है। आप जानते हो जो प्रपोज डिविडेंड होता है ना, वो हमेशा प्रीवियस ईयर वाला क्या होता है जी कंसीडर करते हैं, जो करंट ईयर का होता है हम उसे कंसीडर नहीं करते। तो इसके अंदर जो हमारे पास ये दिया हुआ है 39,000, ये हमारे लिए काम का है, लेकिन ये 45,000 जो है हमारे काम का नहीं है, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। और जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो कहाँ जाता है जी, प्रपोज डिविडेंड एक तो हमारा जाता है वर्किंग नोट के अंदर, और साथ ही साथ प्रपोज डिविडेंड किसका पार्ट होता है जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। जो आपने प्रपोज किया होगा वही आपने पे किया होगा, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट भी होता है। एक तो जाएगा आपके वर्किंग नोट के अंदर ऐड होगा और प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ये लेस होगा। तो अपने पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है, तो आओ उसका आप सोल्यूशन करते हैं। तो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। हमने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया है, आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद होना चाहिए। आप डिटो इसको एग्ज़ाम में कॉपी पेस्ट करके आना, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। आप फटाफट हर एक आइटम को जहाँ वो जाती है वहाँ पे उसको आप पोस्ट कर सकते हो। तो एक बार देख लेते हैं, मैंने पहले से बना कर रखा हुआ है, तो आप देख लो किस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनेगा एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। तो सबसे पहले आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये आपकी पहली एक्टिविटी होती है, और इसके अंदर आप क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जो कि हमारा वर्किंग नोट से आएगा। इसका वर्किंग नोट हम लास्ट में बनाएंगे। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद इसमें से हम लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, और ये करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। डन सर।
इसके बाद क्या होता है जी, इसके बाद हम ऐड करते होते हैं इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स। अगर हमारे करंट लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज होगा या हमारे करंट असेट्स में डिक्रीज होगा तो हम उसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है सर। इसके बाद हम लेस करते हैं डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ एंड इंक्रीज इन करंट असेट्स। इसका जस्ट उल्टा ही करना है। अगर आपको ये याद है तो आप समझ सकते हो, इसका जस्ट आपने रिवर्स करना है और वो यहाँ पे लेस हो जाएगा। ये सब करने के बाद आपके पास आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या आएगा जी? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। और इसमें से आप लेस कर दोगे टैक्स पेड, और टैक्स पेड लेस करने के बाद दो आइटम्स आपने और देखनी है। ये क्वेश्चन में वैसे मोस्टली आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन में आपके पास आया तब आप इसको पहले से नोट करके रखना। अगर नहीं आएगा तो अपने इसको नील कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ऐड कर देना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और लेस कर देना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। ये सब करने के बाद आपका जो पहली एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अपने लिखेंगे कैश। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव रहा तो लिखूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और अगर हमारा आंसर नेगेटिव रहा तो मैं लिखूंगा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। डन सर। तो आपकी जो पहली एक्टिविटी है आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको ये फॉर्मेट एग्जाम में बनाना पड़ेगा। आप अपने एंड से ये फॉर्मेट बना लेना, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन करना बड़ा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कौन सी आइटम कहाँ पे पोस्ट करनी है। सेकेंड एक्टिविटी है हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये बड़ा सिंपल है। इसके अंदर जो भी आपने असेट्स को या आपने कोई इन्वेस्टमेंट को परचेज या सेल किया होगा वो सब कुछ यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे। ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, कोई बच्चा इसको गलत नहीं कर सकता। मेरा मानना है भी काफ़ी ज़्यादा ये सिंपल होता है, इसको आप बिल्कुल 100% सही करके आओगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की सभी ट्रांजेक्शन्स को नोट करने के बाद आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सेम वे में अगर आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर रहा पॉजिटिव तो आप बोलोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर आपका आंसर आया नेगेटिव तो आप बोलोगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। डन सर। थर्ड हमारी जो एक्टिविटी होती है और जो लास्ट एक्टिविटी है वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या आता होता है, आपके बिजनेस में जो भी आपने फाइनेंस को रेज़ किया या फाइनेंस को रीपे किया, जैसे आपने इक्विटी शेयर्स को इशू किया, प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया, या आपने शेयर्स की पेमेंट को रीपे कर दिया, या आपने डिबेंचर्स को इशू किया, या आपने लोन लिया या लोन रीपे कर दिया, तो वो सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे आती होती हैं। अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आता है तो वो भी इसी का पार्ट होता है। अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता है जब आप शेयर्स को इशू करते हो तो वो भी इसी के अंदर आता होता है। तो आई थिंक आपको इसमें भी दिक्कत आएगी नहीं, फाइनेंस एक्टिविटी भी काफ़ी हद तक ईजी होता है। तो ये सारी जो भी ट्रांजेक्शन्स फाइनेंस एक्टिविटी में आएंगी उसको नोट करने के बाद जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा उसको आप बोलोगे कैश यूज्ड या कैश फ्लो फ्रॉम। अगर आपका आंसर रहा पॉजिटिव तो आप बोलोगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर आपका आंसर रहा नेगेटिव तो आप क्या बोलोगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके बाद आप तीनों एक्टिविटीज़ का अगेन क्या करोगे, टोटल लगाओगे तो आपके पास नेट रिजल्ट आ जाएगा। तो आप क्या करोगे जी, ए बी और सी तीनों एक्टिविटीज़ का जो भी आपका आंसर था उन तीनों को आप जोड़ दोगे तो आपके पास नेट रिजल्ट आएगा। या तो अगर आपका आंसर आया पॉजिटिव तो आप बोलोगे नेट इंक्रीज, क्या बोलोगे जी, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और अगर आपका आंसर आया अल्टीमेट नेगेटिव तो आप बोलोगे क्या, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो हमारे पास क्वेश्चन में लास्ट में कैश और बैंक बैलेंस दिया होता, इट मीन्स जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस दिया होता उसको आप यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन के लास्ट में पोस्ट करोगे। यहाँ पे आप लिखोगे जो भी कैश का या बैंक का बैलेंस जो आपके पास ओपनिंग फिगर था वो यहाँ पे आप लिख दोगे, और जो क्लोजिंग फिगर था वो यहाँ पे आ जाएगा, और आपका क्वेश्चन अल्टीमेटली मैच हो जाएगा। अगर आपका जो आंसर है फाइनल आंसर वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आ गया, इट मीन्स आपके 6 नंबर पक्के हैं, आपका बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो आपको पता होना चाहिए जो भी आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पे लिख दोगे, और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा, और आपके आंसर की ये चेकिंग भी हो जाएगी कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं है। अगर आपका सारा स्टेप्स करने के बाद आंसर यहाँ पे आगे मैच हो गया, इट मीन्स आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। तो आई थिंक आपको इसका फॉर्मेट समझ आ गया होगा। एक इसका जो बनता है वर्किंग नोट हम वो भी देख लेते हैं। तो आप क्या करोगे जी, एग्जाम में आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट में क्या आता है जी, इससे आप फाइंड करोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो इसके अंदर क्या आता है, सबसे पहले आप लिखोगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, दैट मीन्स
करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, जो आपको प्रॉफिट दिया होगा, सरप्लस का बैलेंस दिया होगा, वहाँ पे आप क्या करोगे, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करोगे तो आपके पास एक्चुअल का जो इस साल का प्रॉफिट है वो आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ये आइटम्स हैं और इस आइटम्स के लिए आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक दी थी और उसका नाम हमने रखा था टिप। क्या नाम रखा था? टिप। तो आप क्या करोगे, ट्रांसफर टू रिजर्व सेम वे में करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में बोलता है आपको आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया है तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास प्रपोज डिविडेंड होगा तो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। इसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का वो भी आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और दो आइटम्स और एक्स्ट्रा हैं, ये आइटम्स रेयरली क्वेश्चन में देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप यहाँ पे इसको भी कंसीडर कर लेना। तो आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कोई एक्सपेंस हुआ तो आप उसको ऐड कर दोगे और अगर कोई आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हुआ तो आप उसको लेस कर दोगे। तो ये सब कुछ करने के बाद आपके पास आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और ये जो आपके पास फिगर आई है ये जाएगी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सबसे टॉप पे। यहीं से आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट होगा। इसी को कंसीडर करके आप बाकी सारे आइटम्स को उसके अंदर ऐड या लेस करोगे। तो डन सर, हमने समझ लिया इसका फॉर्मेट कैसे बनाना है। एग्जाम में आप फटाफट इसका 5 मिनट के अंदर इसका फॉर्मेट बना सकते हो। फॉर्मेट बनने के बाद आपके लिए क्वेश्चन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। आप फटाफट आइटम्स को लोगे और पोस्ट करके अपना आंसर निकाल सकते हो। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मेट। तो क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले कसम खा लो क्वेश्चन को रीड मैं नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, क्योंकि एडजस्टमेंट सोल्व होगी ना तो उसके बाद बड़ा क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। तो सबसे पहले आप चेक करो, आपके पास एडजस्टमेंट में दिया हुआ है प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी फॉर द ईयर्स 31 मार्च 21 और 22। इट मीन्स ये है आपके प्रीवियस ईयर का और ये है आपके करंट ईयर का। मैंने आपको पहले बताया था अपने लिए जो प्रीवियस ईयर की फिगर होती है ना प्रपोज डिविडेंड की, वो काम की होती है, करंट ईयर वाली फिगर हमारे काम की नहीं है। मैंने इसको क्रॉस लगा दिया। और ये जाता कहाँ पे होता है, प्रपोज डिविडेंड एक तो जाएगा हमारे वर्किंग नोट के अंदर और एक जाएगा हमारे फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर। तो आओ इसको हम नोट डाउन कर देते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ वर्किंग नोट के अंदर प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, और ये कितना था जी 39,000। तो मैंने लिख दिया 39,000। और कहाँ जाएगा जी, और जाएगा ये फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ लिखता हूँ मैं प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड कौन से वाला होता है, प्रीवियस ईयर वाला। जो हमने प्रीवियस ईयर में प्रपोज किया होगा वही हमने पे किया होगा। तो ये हमारा क्या हो गया जी, हमने पे किया होगा तो ये हमारा आउटफ्लो होता है, इसलिए ये नेगेटिव फिगर होगा। ठीक है सर, तो हमारी जो एडजस्टमेंट थी वो डन हो गई है। अब इसके बाद क्वेश्चन को करना बड़ा आसान है। हम हर एक आइटम को लेंगे और उसको पोस्ट करके क्वेश्चन को फिनिश कर देंगे। तो आओ देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हमारे को दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि पहले थी 3 लाख की और बाद में हो गई है 3.5 लाख रुपए की। इट मीन्स आपने नए शेयर्स को इशू किया होगा 50,000 रुपये से, आपका शेयर जो है वो बढ़ जाएगा इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। और ये कहाँ आता है, ये आता है हमारी फाइनेंस एक्टिविटी में। तो यहाँ लिखते हैं अपने फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर, और इसके लिए आपको मैंने लाइन लिखवाई थी प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितने रुपए थे हमने इशू किया, तो हमारे पास इनफ्लो होगा तो ये पॉजिटिव फिगर है। 3 लाख से 3.5 लाख हो गए थे, तो 50,000 रुपये हमारे पास फाइनेंस का आ गया होगा। तो ये पहली आइटम हमारी डन होगी, ये हमारी पहली आइटम डन होगी। अगली आइटम है हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस, और इसका नोट नंबर 1 था। तो वहाँ चलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के नोट नंबर 1 में। तो यहाँ दिया हुआ है पहला जनरल रिजर्व, जो पहले था 20 और बाद में हो गया 30। इट मीन्स हमने रिजर्व में कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए होंगे, और ये कहाँ जाता होता है, ये जाता होता है हमारे वर्किंग नोट के अंदर। तो देखो हमारे पास दिया हुआ है ट्रांसफ़र टू रिजर्व करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो इट मीन्स हमारे पास दिया हुआ था 30,000 था करंट ईयर का, 30 माइनस 20 जो कि था प्रीवियस ईयर में। इट मीन्स 10,000 हमने ट्रांसफ़र किया होगा। तो ये हमारा हो गया ट्रांसफ़र टू रिजर्व। नेक्स्ट आइटम थी हमारी सरप्लस, और सरप्लस का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास
बिल्कुल वर्किंग नोट के ऊपर ऊपर होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। पहले था हमारे पास 27 और बाद में हो गया था हमारे पास 18, तो इसको लिखते हैं हमारे वर्किंग नोट के अंदर प्रॉफिट फॉर द ईयर करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो पहले था 27 और बाद में हो गया था 18, मतलब पहले था 18, इस साल है 27, तो हमारा इस साल का प्रॉफिट कितना होगा 9000, प्रॉफिट फॉर द ईयर 9000। तो हमने ये वाली आइटम भी कंसीडर कर ली है। नेक्स्ट आइटम हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर पहली आइटम है हमारे पास ट्रेड पेबल, जो कि 35 से 53 हो गए हैं, इंक्रीज़ हुआ है। और जब भी इंक्रीज़ होता है तो हम क्या करते हैं जी, हम इसको अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ऐड करते होते हैं। तो आप इसको ऐड कर देते हैं, ये रहा इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स। तो इसमें आएगा ट्रेड पेबल, कितना था जी, कितना इंक्रीज हुआ था 18,000। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 18,000। लो जी, ये आइटम हमारी होगी है। नेक्स्ट आइटम थी हमारे पास अदर करंट लाइबिलिटीज़, ये हो गया था हमारे पास। नेक्स्ट आइटम है अदर करंट लाइबिलिटीज़, जो कि 8,000 से 6,000 हो गई है। तो जब भी हमारी करंट लाइबिलिटी कम होती है तो उस केस में हम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस करते होते हैं। तो मैं लिखूंगा लेस के अंदर जाके अदर करंट लाइबिलिटीज़। तो आओ लिखते हैं, यहाँ पे आएगा डिक्रीज के अंदर अदर करंट लाइबिलिटीज़, कितना, ये भी था अपने पास 2,000 और ये लेस हो रहा है इसलिए मैंने इसको नेगेटिव शो कर दिया। ठीक है सर, तो हमारी ये आइटम भी हो गई है। इसके बाद अगली आइटम हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविज़न और उसका नोट नंबर 2 है। तो आओ चलते हैं नोट नंबर 2 पे। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंदर हमारे पास था प्रोविज़न फॉर टैक्स, और मैंने बताया था जो हमारे पास होता है करंट ईयर का वो तो हमारे जाता है वर्किंग नोट के अंदर। कहाँ जाता है जी, वर्किंग नोट के अंदर। और जो होता है प्रीवियस ईयर का वो जाता है जी टैक्स पेड के अंदर। कहाँ जाता है जी, टैक्स पेड के अंदर। तो आओ इसको पोस्ट कर देते हैं। 32,000 जो है वो जाएगा हमारे वर्किंग नोट के अंदर। तो आओ लिख देते हैं इसको, प्रोविजन फॉर टैक्स 32,000। और जो हमारे पास प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स था वो जाएगा टैक्स पेड के अंदर। तो आओ लिख देते हैं इसको अपने टैक्स पेड के अंदर। कितना था जी, वो था हमारे पास 28,000। और चाहो तो आप एग्ज़ाम में इस तरह से भी शो कर सकते हो, प्रोविज़न फॉर टैक्स, कौन से वाला, प्रीवियस ईयर वाला। तो ये हमारी आइटम हो चुकी है। आओ देखते हैं अगली आइटम। नेक्स्ट आइटम असेट्स में हमारे पास आ रही है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और इसका नोट नंबर 3 है। तो आओ चलते हैं नोट नंबर 3 पे। नोट नंबर 3 में हमारे पास पहली है लैंड एंड बिल्डिंग, और ये दिखा रहा है 1,10,000 से 57,000 हुई है। इट मीन्स हमने क्या किया होगा, हमने हमारी लैंड एंड बिल्डिंग को सेल कर दिया होगा। और ये किसका पार्ट होता है, ये होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। तो आओ चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और यहाँ लिख दूंगा मैं सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कितने रुपये था, 53,000 था, 53,000। तो ये हमारे हमने सेल किया तो हमारे पास इनफ्लो हो गया। नेक्स्ट आइटम थी इसी के अंदर प्लांट एंड मशीनरी, जो कि 90 से 1,91,000 हो गई थी। इट मीन्स हमने क्या किया होगा, हमने 1,01,000 रुपये की परचेज की होगी प्लांट एंड मशीनरी। और ये भी किस में आता है, ये भी आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो आओ इसको भी लिख देते हैं अपने, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितने रुपये थी, 1,01,000। और ये नेगेटिव फिगर होगी क्योंकि हमने परचेज किया, और परचेज क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है सर। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास इनटेंजिबल असेट्स, गुडविल दिया हुआ है।
जो कि 50 से 40 हुई है। इट मीन्स हमने गुडविल को क्या किया होगा, गुडविल को हमने राइट ऑफ किया होगा। और ये कहाँ आएगा, ये हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, नॉन कैश एक्सपेंडिचर के अंदर आता होता है। तो आओ लिख देते हैं अपने इसके अंदर एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। तो आओ लिखते हैं एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। तो कितने रुपये कम करें हमने, 10,000 कम किए थे। तो ये भी होगी अपनी आइटम। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है पहले थी 10 और बाद में हो गई है 35 यानी कि 35। इसका मतलब हमने 25,000 रुपये की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नई परचेज की होगी। तो हमने नया पैसा इन्वेस्ट किया होगा। तो ये भी किस में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। और मैं क्या लिखूंगा, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो आओ लिख देते हैं अपने परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की, 25,000। और ये हमने परचेज किया है, इट मीन्स ये आउटफ्लो है, तो ये नेगेटिव फिगर है। ठीक है सर, डन, ये भी हो गया। इसके बाद अगली आइटम है हमारे पास करंट असेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज जो है 57 से 39 हुई है। इट मीन्स ये क्या हुआ है जी, डिक्रीज हुआ है। तो इसको मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करूँगा। तो आप इसको ऐड कर देते हैं अपने, यहाँ पे आएगा अपने पास इन्वेंट्रीज और कितना अपने ऐड करेंगे इसके अंदर, 18,000। डन सर, ये भी हो गया। इसके बाद अगली आइटम है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल, जो कि 75 से 1,08,000 हुए हैं। इसका मतलब ये इंक्रीज हुए हैं। तो आप इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस करोगे। जब भी हमारी करंट असेट्स में इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं जी, लेस करते हैं। तो आओ इसको भी अपने लिख देते हैं। तो लेस में लिख देता हूं मैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कितने थे, 33,000 के हमारे इंक्रीज हुए थे। तो मैंने यहाँ पे इसको लेस कर दिया। डन सर, ये भी हो गया। उसके बाद अगली आइटम कौन सी है, अगली आइटम लास्ट में हमारे पास दी हुई है कैश एंड बैंक बैलेंस। और ये कहाँ आता है, ये क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में। जो हमारे पास ये 17,000 ओपनिंग फिगर है, इसको हम पहले लिखेंगे। और जो हमारा लास्ट आंसर होगा, जो हमारा कैश का क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो ऑटोमेटिकली 28,000 आएगा। अगर हमारा आंसर 28,000 आ गया, इट मीन्स हमने पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। तो आओ इसको भी अपने वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। बिल्कुल लास्ट में आएगा, बिल्कुल लास्ट में। तो ये था ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, यानी कि ओपनिंग में कितना पैसा था। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 18,000। कितना था, 17,000। और हमारा जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस होगा, वो कितना होगा, 28,000। अगर हमने पूरा क्वेश्चन करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर 28 आ गया, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर एग्जाम में आपका ये चीज़ मैच हो गया, तो आप मान लेना आपके 6 नंबर पक्के हैं। तो आओ, हमने अब सब कुछ कर दिया है, बस इसको फाइनलाइज करना है। इसका टोटल करके चेक करते हैं अभी हमारा जो आंसर फाइनल आ रहा है वो 28,000 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आओ लेट्स सी। सबसे पहले हम वर्किंग नोट को क्या करते हैं जी, कंप्लीट करते हैं। वर्किंग नोट का चेक करते हैं हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ रहा है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंस तो है नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम है नहीं, इंटीरियम डिविडेंड है नहीं, तो उसको मैंने नील कर दिया। तो इसका टोटल करते हैं, 9,000 प्लस 10,000, उसमें जोड़े 39,000 और जोड़े 32,000, तो आएगा मेरे पास टोटल 90,000, 90,000। और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा सबसे ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। तो आओ इसको लिख देते हैं अपने, ये आ गया अपने पास बिल्कुल टॉप पे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम 90,000। अब इसके बाद इसका 1 बाय 1 अपने टोटल करते हैं। ये अपने पास आ गया 10,000। ये हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो ये आ गया नील। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ गया जी, 1,00,000। इसके अंदर अपने ऐड करते हैं और लेस करते हैं 18, और 18 को आपने जोड़ा तो आएगा अपने पास 36,000। और 2,000 और 33,000 दोनों नेगेटिव फिगर हैं, तो नेगेटिव आ गया हमारे पास 35,000 नेगेटिव। तो हमारे पास कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा नेट करने के बाद 1,01,000। और उसके अंदर से टैक्स पे कर देते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और एक्सपेंस तो कुछ है नहीं,
टैक्स पे करने के बाद हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आएगा 73,000 पॉजिटिव। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा जी, लास्ट में मैं लिखूँगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो हमारी पहली एक्टिविटी का फाइनल आंसर आ गया 73,000। अब करते हैं हमारी सेकंड एक्टिविटी एंड दैट इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें हमारे को दिया हुआ है 53,000, 1,01,000 और 25,000 नेगेटिव। इसको हम जब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 73,000 नेगेटिव का। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, मैं लिखूँगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हमारी सेकंड एक्टिविटी भी होगी। थर्ड एक्टिविटी है हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके अंदर सिर्फ 2 ही आइटम्स हैं, 39,000 नेगेटिव का और 50,000 पॉजिटिव। तो हमारा रिजल्ट आएगा लास्ट में अल्टीमेटली पॉजिटिव का 11,000। तो मैं यहाँ लिखूँगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और लास्ट में मैं इसका नेट बैलेंस निकालता हूँ, चेक करता हूँ ए, बी और सी तीनों को जोड़ने के बाद हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो हमारा जो पहला था वो था 73, दूसरा था 73 नेगेटिव, तो ये कट गया। तो और ये है 11,000। तो ए प्लस बी प्लस सी करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा नेट वो आएगा 11,000 और ये पॉजिटिव है। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, नेट इंक्रीज। अगर ये होता नेगेटिव तो मैं लिखता नेट डिक्रीज। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 11,000। और इसके अंदर मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस जोड़ा जो कि था 17,000। तो अल्टीमेटली मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का वो आएगा 28,000। इस तरह से मैंने चेक कर लिया मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि अपने आप से लास्ट में आपका मैच होगा ही होगा अगर आपने सभी स्टेप्स को अच्छे से फॉलो किया होगा। तो ये क्वेश्चन 43 मेरी तरफ से डन है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, जब भी आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन करना है ना, तो सबसे पहले आप चेक करो आपके पास क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है या नहीं है। अगर आपके पास एडजस्टमेंट होगी तो सबसे पहले आपने उस एडजस्टमेंट को पोस्ट करना है आपके स्टेटमेंट के अंदर। तो आओ चेक कर लेते हैं क्या इस क्वेश्चन में कोई अपने पास एडजस्टमेंट है। इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये क्वेश्चन बड़ा बेसिक और बड़ा सिंपल हो गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन है। आप आइटम बाई आइटम इसको क्या करोगे, पोस्ट करते जाओगे। तो आओ रीड करते हैं फटाफट, एक बार क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है जी, हमारे पास बैलेंस शीट दी हुई है यंग इंडिया लिमिटेड की, और आपको बोला है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट मीन्स आपको तीनों एक्टिविटीज़ को कंसीडर करना पड़ेगा और पूरा स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है शेयर कैपिटल, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में थी 2 लाख और करंट ईयर में है हमारे पास 2.5 लाख। इट मीन्स हमने नए शेयर्स को इशू किया होगा और ये हमारे फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर इनफ्लो होगा। ठीक है सर। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस, और आगे लिखा हुआ है सरप्लस, दैट मीन्स बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये कहाँ जाता है, ये जाता है हमारे वर्किंग नोट के अंदर, और वर्किंग नोट के अंदर हम लिखते होते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। इट मीन्स हम 1,83,000 में से लेस करेंगे 82,000, तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा 1,01,000। नेक्स्ट आइटम हमारे पास है लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर 15% डिबेंचर्स, जो कि पहले थे 50 और बाद में हो गए हैं 80। इसका मतलब हमने फाइनेंस को रेज़ किया होगा, हमने डिबेंचर्स को इशू किया होगा, तो ये फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर 30,000 हमारे पास इनफ्लो आ जाएगा। और एक ख़ास बात और आप चेक कर लो, आपको मैंने पहले बताया था, आपको मैंने बोला था कसम खा लो, जब भी आपके पास डिबेंचर्स के साथ रेट लग जाएगी ना, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे क्वेश्चन ना बोले, ये आपकी ड्यूटी है, भी आप उसका इंटरेस्ट पे करोगे, आप उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे आपके पास आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये जो 15% इंटरेस्ट है वो किस अमाउंट के ऊपर आप कंसिडर करोगे, तो हम ये मानते हैं जो हमारे पास ओपनिंग फिगर होता है ना, हम उसी के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे। इट मीन्स 50,000 का आप क्या करोगे जी, 50,000 का आप 15% निकालोगे, और जो कि आएगा आपके पास 7500। और ये कहाँ जाता होता है, जब भी कभी भी आप इंटरेस्ट पे करते हो तो आपको पता होना चाहिए इसका डबल इम्पैक्ट होता है। एक तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस होगा, और साथ ही साथ ये फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर
माइनस होगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा और आपका जो कॉन्सेप्ट था पहले वाला वापस से रिवाइज हो गया होगा। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास ट्रेड पेबल। करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है ट्रेड पेबल, जो पहले था 1,10,000 और बाद में हो गया 1,50,000। इसका मतलब इंक्रीज हुआ है। और जब भी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप क्या करते हो, आप इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ऐड करते हो। ठीक है सर। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास अदर करंट लायबिलिटीज, जो कि 20 से 12 हो गई है। इसका मतलब कम हुई है। और जब भी करंट लायबिलिटी कम होती है तो आप क्या करते हो जी, आप इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर लेस करते हो। डन सर। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास असेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और वो दिया हुआ आपको 1,17,000 से 2,74,000 हो गए। इट मीन्स आपने नया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को परचेज किया होगा। ये भी कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आउटफ्लो। ठीक है। नेक्स्ट आइटम है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने लंबे टाइम के लिए की है, जो पहले थी 55,000 और बाद में हो गई है 68,000। इसका मतलब आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी परचेज किया होगा और ये कहाँ जाएगा, ये भी जाएगा आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। अगली आइटम है हमारे पास करंट असेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज, और जो है 1,50,000 से 2,06,000 हुई है। और जब भी आपकी करंट असेट्स में इंक्रीज आता है तो आप इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से लेस करते हो। अगली आइटम है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल, जो कि 70 से 32 हो गई है। और जब हमारे करंट असेट्स कम होते हैं तब हम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करते हैं। ठीक है सर। और लास्ट है हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी, ये क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के बिल्कुल लास्ट में आता होता है। ये आपका ओपनिंग फिगर है और जो आपका लास्ट फाइनल आंसर आएगा ना, वो इससे मैच होगा। किससे? 95,000 से मैच होगा। अगर सब कुछ करने के बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस जो आ रहा होगा वो आएगा 95,000, इट मीन्स आपने पूरा क्वेश्चन बहुत सही किया है, आपके 6 नंबर पक्के हैं। तो आओ इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मेट में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझाया था। एग्जाम में सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाना, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना। तो 1 बाय 1 अपने इसको पोस्ट करते हैं अपने फॉर्मेट के अंदर। सबसे पहले हमारे पास है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल कहाँ जाती है, फाइनेंस एक्टिविटी में। तो मैं लिखता हूँ प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कितने रुपये थे जी? 50,000 इनफ्लो है क्योंकि आपने इशू किया है। नेक्स्ट आइटम थी हमारे पास क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस, और आगे लिखा हुआ है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब ये क्या बात कर रहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो हमारे वर्किंग नोट में सबसे ऊपर आता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो यहाँ लिखता हूँ मैं वर्किंग नोट के अंदर प्रॉफिट फॉर द ईयर। करंट ईयर में कितना था जी? करंट ईयर में था 1,83,000 माइनस प्रीवियस ईयर में था 82,000। तो हमारे पास इस साल का प्रॉफिट आया 1,01,000। डन सर, ये भी हो गया। इसके बाद हमारी अगली आइटम थी लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर 15% डिबेंचर्स, जो कि 50 से 30 हुए थे। इट मीन्स आपने नए डिबेंचर्स को इशू किया होगा, और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपकी फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर। तो मैं लिखता हूँ उसको फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर सेम प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितने रुपये थे जी? 30,000। ये भी इनफ्लो होगा क्योंकि आपने इशू किया है, आपके पास पैसा आएगा। और ध्यान रखना इसके साथ परसेंटेज लगा हुआ था, हमने इसका क्या नाम है इंटरेस्ट कैलकुलेट भी किया था। तो वो कहाँ जाएगा, वो डबल जगह जाता होता है। एक तो आएगा यहाँ पे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, हमने कैलकुलेट किया था 7,500 हमने पे किया है। इसका मतलब ये आउटफ्लो है। और सेकंड ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। तो वहाँ पे आप क्या लिख दोगे जी, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन
डिबेंचर्स, सेम अमाउंट 7500। ठीक है सर, ये आइटम भी होगी। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास ट्रेड पेबल, जो कि हमारे इंक्रीज़ हुए थे, और जब भी ट्रेड पेबल इंक्रीज़ होते हैं तो हम इसको ऐड करते हैं अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो 1,10,000 से 1,50,000 हो गए थे, इट मीन्स 40,000 इंक्रीज़ हुए हैं। तो इसको लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ट्रेड पेबल्स कितने जी, 40,000 इंक्रीज़ हुए थे। ठीक है सर। नेक्स्ट आइटम थी हमारे पास अदर करंट लायबिलिटीज़, जो कि डिक्रीज़ हुई थी। तो डिक्रीज़ हुई थी तो हम इसको लेस करेंगे। अदर करंट लायबिलिटीज़ कितने से कम होगी, 8,000 से कम होगी। तो लिखता हूँ यहाँ पे मैं, अदर करंट लायबिलिटीज़, और कितने से कम हुई है, 8,000 से। नेगेटिव फिगर है तो इसको शो कर देते हैं नेगेटिव। ठीक है सर। नेक्स्ट आइटम थी हमारे पास असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि 1,17,000 से 2,74,000 हुए थे। इट मीन्स हमने परचेज की थी, और ये जाएगी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। तो आओ लिखते हैं इसको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कितना परचेज किया था जी हमने, 1,57,000। जो डिफरेंस था, ये हमने परचेज किया है इसलिए हमारा आउटफ्लो है, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव शो कर दिया। नेक्स्ट आइटम थी हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो कि इंक्रीज़ हुई थी, 55 से 68 हुई है। इसका मतलब हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी परचेज की होगी, और ये सेम ट्रीटमेंट होगा, ये भी कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो इसको लिख देते हैं अपने, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कितना डिफरेंस था जी, इसका डिफरेंस था 13,000 का। इसका मतलब हमने 13,000 रुपये की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और परचेज करी है। आउटफ्लो है इसलिए मैंने इसको नेगेटिव शो कर दिया। नेक्स्ट आइटम थी हमारे पास जी इन्वेंट्रीज, जो कि 1.5 लाख से 2,06,000 हुई है। इसका मतलब हमारे करंट असेट्स में क्या हुआ है, इंक्रीज़ आया है। और जब भी करंट असेट्स में इंक्रीज़ आता है तो हम उसको क्या करते हैं जी, लेस करते होते हैं। तो मैं इसको इन्वेंट्रीज को लेस कर दूंगा यहाँ पे, इन्वेंट्रीज। कितना आएगा डिफरेंस, इसका डिफरेंस था 56,000। डन सर, ये भी हो गया। नेक्स्ट आइटम थी हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल, जो कि कम हुए थे, 70 से 32 हुए थे। इट मीन्स इसको आप ऐड करोगे, क्योंकि जब भी आपके करंट असेट्स में कमी आती है तब आप उसको ऐड करते हो। तो ट्रेड रिसीवेबल जो है हमारे कितने कम हो गए, 38,000। तो उसको ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ट्रेड रिसीवेबल। $38,000 थे जो हमारे कम हुए थे, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। तो लो जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट और लास्ट आइटम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये बहुत सिंपल बात है, पता होना चाहिए। ये जो 70,000 है ये आपका ओपनिंग फिगर है, और 95,000 जो है वो क्लोजिंग फिगर है। ये बिल्कुल लास्ट में आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बिल्कुल लास्ट में। आप वापस चेक कर लो, हमारे फॉर्मेट में हमने लिखा हुआ था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। तो 70,000 लिखता हूँ मैं यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में, एड में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। कितना था जी, ये था हमारे पास 70,000। तो इसको यहाँ लिखता हूँ मैं 70,000। और लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है हमारे पास, वो है 95,000। तो ये जो 95,000 है ना, वो बताएगा आपका ये क्वेश्चन सही है, आपको 6 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर सब कुछ करने के बाद, सारी कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपका आंसर आ गया 95,000, इट मीन्स आपने सब कुछ सही किया है, आपके 6 नंबर पक्के हैं। तो आओ, हमने सब आइटम्स को पोस्ट कर दिया है। अब 1 बाय 1 हम हर एक एक्टिविटी का टोटल लगाते हैं और लास्ट में हमारा आंसर चेक करते हैं। तो आओ चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो था हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसकी बात करें। उसको करने से पहले हमारे को हमारे वर्किंग नोट का आंसर यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम हमारा वर्किंग नोट को यहाँ पे पेस्ट करते हैं।
वर्किंग नोट के अंदर सिर्फ एक ही आइटम थी, बाकी कोई आइटम्स है नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं नील, क्योंकि बाकी कोई आइटम्स तो है नहीं। तो हमारा आंसर आ गया अल्टीमेटली 1,01,000। ठीक है सर। इसके बाद ये जाएगा हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बिल्कुल ओपनिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग में। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंदर यहाँ लिखेंगे अपने 1,01,000। तो लिख देता हूँ मैं इसको 1,01,000। इसके बाद यहाँ पे आ गया 7,500, तो मैंने लिख दिया। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ है नहीं, तो ये आ गया डैश। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया अल्टीमेटली 1,01,000 में जोड़े मैंने 7,500, तो आ गया 1,08,500। तो ये हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, ये दो आइटम्स पॉजिटिव हैं, 40,000 प्लस 38,000, तो ये हो गया 78,000, और 8,000 नेगेटिव, 56,000 नेगेटिव, तो इसको अपने जब प्लस करेंगे तो नेगेटिव का 64,000। तो अल्टीमेटली कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना आएगा इन सबको कंसीडर करने के बाद, वो आएगा 1,22,500। और उसके बाद इस क्वेश्चन में टैक्स पेड है नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है नहीं, तो हमारा जो आंसर आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वो लास्ट में आएगा 1,22,500। और ये पॉजिटिव फिगर है, तो मैं लिखूँगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो पहली एक्टिविटी डन। सेकंड एक्टिविटी है हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सिर्फ दो ही ट्रांजेक्शन्स थी, तो ये दोनों नेगेटिव है, तो हमारा जो अल्टीमेट आंसर आएगा वो भी नेगेटिव आएगा, 1,70,000 नेगेटिव का। तो यहाँ क्या लिखूँगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड है हमारी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें 3 ट्रांजेक्शन्स थी, तो इन तीनों को कंसीडर करने के बाद हमारा जो अल्टीमेट आंसर आएगा वो आएगा 72,500। और ये पॉजिटिव है, तो मैं लिखूँगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे जी, प्लस करके देखते हैं हमारा आंसर पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है। तो इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25,000 पॉजिटिव का। इट मीन्स नेट इंक्रीज। अगर आता नेगेटिव तो मैं लिखता नेट डिक्रीज। तो हमारा आंसर है पॉजिटिव 25,000। तो 25,000 के अंदर जो मैं 70,000 जोड़ूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, अल्टीमेटली 95,000। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हमें 6 नंबर एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये आपकी एक पहचान का तरीका भी है। अगर आपका सारा कुछ करने के बाद लास्ट का जो बैलेंस आ रहा है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के क्लोजिंग बैलेंस से मैच हो रहा है, इट मीन्स आपके 6 नंबर पक्के हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये वाला भी डन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लो जी, क्वेश्चन नंबर 38 बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए करवा रहा हूँ। वैसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देख लो उसमें क्या करना है। आपसे पूछा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपके पास 5-7 आइटमें दी हुई हैं, बड़ा नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। तो ये किसका पार्ट होता है जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। किसका पार्ट होता है जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। और ये ओपनिंग फिगर है, ध्यान रखना ये ओपनिंग है। तो आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर लास्ट सेकंड जो आइटम होती है ना वो यही होती है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस होता है। और ये कहाँ पे आता है जी, ये बिल्कुल एंड में आता होता है। कहाँ आता है जी, आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के बिल्कुल लास्ट में। इसको चेक करके ही आप बता सकते हो आपका क्वेश्चन सही है या आपका क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट आइटम है अपने पास डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। जब भी आपके करंट इन्वेस्टमेंट में कमी आती है तो आप इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस करते हो। बड़ा सिंपल बेसिक पता होगा आपको। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास इंक्रीज इन बिल्स पेबल। तो ये आपकी बात कर रहा है करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटी में जब भी इंक्रीज होता है तो क्या करते हो जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आप इसको प्लस करते हो। नेक्स्ट आइटम है सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। आपने अपने असेट्स को बेच दिया, इट मीन्स आपने अपना जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया होता उस इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया। तो ये आएगा आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। और ये आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या करोगे जी, प्लस करोगे, क्योंकि ये इनफ्लो है। आपने जब सामान बेचा होगा तो आपके पास पैसा आएगा। नेक्स्ट आइटम है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। आपने लोन लिया हो था, आपने फाइनेंस का पैसा रीपे कर दिया, इट मीन्स ये आपके
फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस होगा क्योंकि आपने रीपे कर दिया, ये आउटफ्लो है। और लास्ट आपको दिया हुआ है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये क्या चीज़ होती है जी? ये आपके वर्किंग नोट की पहली आइटम होती है। इस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं, यही आपका वर्किंग नोट में सबसे पहले आएगा और यही आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बिल्कुल स्टार्टिंग में ओपनिंग फिगर यहीं से स्टार्ट होगा। तो ये आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर बिल्कुल बिगिनिंग में आएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में, जहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर। वहाँ से प्रॉफिट फॉर द ईयर, या आप इसको बोल सकते हो क्या जी, जब अपने इसको वर्किंग नोट में लेके जाते हैं तो वहाँ पे अपने इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो एक ही आइटम है तो वहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से ये बड़ा सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, आई थिंक आप कर लोगे। एक बार मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। लो जी, ये 38 नंबर क्वेश्चन का आपके पास सोल्यूशन आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप खुद से करके देखना, आपसे हो जाएगा। आप चेक करने के लिए इसका हेल्प ले सकते हो। तो इस तरह से आपने किया होगा तो आपके पास आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो आंसर आएगा वो आएगा फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,20,000 पॉजिटिव फिगर। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आराम से आपको दिखा देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये देखो, आप इसकी चेकिंग कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये इसमें एक ही अपने पास ट्रांजैक्शन थी और हमारा जो फिगर था पॉजिटिव आया था, तो हमने बोल दिया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और लास्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो वहाँ पे एक ही ट्रांजैक्शन थी, हमने रीपे किया था, तो हमारा जो फिगर आएगा वो नेगेटिव आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों को कंसीडर करने के बाद आपका नेट इंक्रीज आएगा 20,000 का, और ये आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस और ये आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस, जो कि आपस में प्लस करके मैच हो गया। इट मीन्स आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 38 भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।